नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। राजनीति एक ऐसा शब्द, एक ऐसा विषय जिसमें हर आदमी इंटरेस्ट लेता है, और यह एक ऐसा विषय है जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। राजनीति का जो स्वरूप महाराष्ट्र में है वो यूपी में नहीं हो सकता, जो यूपी में है वो उत्तराखंड में नहीं हो सकता। लेकिन जब उस राजनीति की नकल लोग करने लगते हैं तब उनके साथ साथ उनकी पार्टी की क्या स्थिति होती है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पे करेंगे कि राजनीति में क्या जो लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं, क्या वो जान के करते हैं या प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं। प्रसिद्धि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उत्तराखंड में इस समय यही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से, ठीक है, माना जा सकता है कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस मुद्दे के साथ जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है उस मुद्दे पर और उस भाषा पे चर्चा बनती है। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सांसद के लिए चुनाव लड़ चुके दो व्यक्तियों की भाषा पे आज चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे क्या उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो देवभूमि कहा जाता है, जहां के लोग सही में राजनीति को 100% प्रयोग में नहीं लेते और न राजनीतिक रूप से इस प्रदेश को देखा जाता है, क्योंकि बड़े व्यवहारिक लोग हैं, बड़े सरल लोग हैं, और उनके साथ जब इस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है, उस जगह पे इस भाषा का उपयोग हो रहा है तो चर्चा बनती है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मधु भट्ट जी। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के युवा तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज फुलारा जी युवा प्रवक्ता है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। और इन दोनों के साथ यूपीएडी के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी, प्रखर वक्ता शांति भट्ट जी हमारे साथ है। सबसे पहले आज की जो बहस है उसको हम खोलेंगे शांति भट्ट जी के हिसाब। शांति भट्ट जी, उत्तराखंड 2000 में बना, बड़े संघर्ष के बाद बना, और संघर्ष ऐसा था कि कईयों की जान भी गई। मात्र शक्तियों ने जिस तरह से उत्तराखंड के लिए समर्पण की भावना के साथ लड़ाई लड़ी, और जब राज्य बना तो बड़ी उम्मीदें थी। उम्मीदें पूरी हुई नहीं हुई उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे नेताओं ने अपनी भाषा को दूसरे अन्य राज्यों की भाषाओं के साथ जोड़ करके उन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? शांति भट्ट जी। देखिए श्रीवास्तव जी, राजनीतिक व्यक्ति जब सामाजिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहा होता है तो उसे इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उसके एक एक शब्द से समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो आज डिबेट रखी गई है सर, इसमें कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, जिन्हें प्रदेश के अंदर कोई जानता तक नहीं था, उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया एक वर्ग क्षेत्र के लिए कि आज पूरे भारत में उनके नाम पर चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट हो रही है। बात उठकर ये आ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं का क्या ये चरित्र रह गया, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को गरिया रहे, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि जब व्यक्ति जनता को संबोधित करता है और आवेश में भाषण दे रहा होता है तो कई बार जवान का फिसलना ये एक परंपरा सी बनी हुई है, चाहे फिर वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो या अन्य दलों के हो। तुरंत उसमें संभल कर अगर वो माफी मांग लेते, आज इतना बड़ा विवाद ना होता। यदि वो पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलते, वो अंकिता हत्याकांड पर एक क्षेत्र विशेष के लोगों को ललकार रहे थे, जबकि अगर वो ये कहते कि पूरे उत्तराखंड में, तो शायद वो स्वयं के लिए भी बोलते, मगर उनकी जबान फिसली। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में इस मामले में माहिर है कि नफरत का कैसे फायदा उठाया जाए, और जैसे ही भाजपा ने उनकी उस जवान को पकड़ा तो कांग्रेस के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया। राजेंद्र भाई कुछ और बोलने लगे और हार कर अध्यक्ष को आगे माफी मांगनी पड़ी। अब ये मामला समाप्त समझा जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव का समय है, महिला विंग सड़कों पर उतर आई। वो महिला विंग जो अंकिता हत्याकांड पे चुप थी, जो किरण नेगी के मामले में चुप थी, जो सड़कों पे महिलाएं प्रसव कर रही हैं उस मामले में चुप थी, मगर जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष की जवान स्लिप हुई, महिलाओं ने जो है सड़कों पे
चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बताता है कि भाजपा हर, चाहे दुर्घटना हो, चाहे घटना हो, चाहे किसी नेता के द्वारा अगर उसकी जबान स्लिप हो जाए उस पर हो, राजनीति करने में, राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कोर कसर नहीं करती। हमारा ये सवाल है, यदि आपको गढ़वाल के संदर्भ में करण मेहरा के बयान में इतनी ही आपत्ति थी, तो हम अंकिता हत्याकांड में भी तो आपसे पूछना चाहते हैं कि वो महिलाएं सड़कों पे क्यों नहीं आई। अच्छा शांति भाई, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भाषा को लेकर के सड़कों पे उतरे और राजनीति हो रही है, चुनाव में जाने वाले हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है, तो कौन सा गलत। अब हम चलेंगे सीधे कांग्रेस के पास। कांग्रेस से हम बात करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ मनोज फुलारा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से मधु भट्ट जुड़ी है और यूकेडी से शांति भट्ट जुड़ी। मनोज जी, क्या ऐसी आन पड़ी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष की, जो कि बड़े सरल माने जाते हैं, बड़े सहज माने जाते हैं, और उसके बाद जिस तरह की बात, जिस तरह की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देवभूमि की। देवभूमि के लोग कहने में कोई गुरेज नहीं, उस भाषा को लेकर के सर्वसार हो गए। मनोज फुलोरा। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लीडर वो होता है कि जब वो भाषण दे रहा होता है, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है और कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए, वो अगर लीडर है, मेरे को लगता है कि लीडर वही होता है जो माफी मांगने से भी परहेज ना करे। उसने साफ साफ कहा है कि अगर मेरी बातों से किसी को दुख हुआ हो, मैंने इतना बड़ा भाषण दिया, 5 सेकंड का जो वीडियो प्रेजेंट किया गया, अगर आपको उसमें कुछ भी ऊपर नीचे लगता है तो मैं अपने हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की बात कर रही है, गढ़वाल की बात कर रही है। क्या अंकिता भंडारी जो लड़े, अंकिता भंडारी बेटी, क्या वो उत्तराखंड की नहीं थी? तब ये हमारा महिला मोर्चा जो रास्ते में आज निकला हुआ है, ये तब घर के अंदर बैठे हुए थे और मुंह बंद करके बैठे हुए थे। ये तब कहाँ थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि ये जो गलती हुई, आप ये सोचिए कि अगर आप इसे गलती माने, इस गलती का रिजल्ट ये रहा कि वो लोग जो अंकिता भंडारी में एक शब्द नहीं बोले थे, वो बहनें जो रास्ते में निकले नहीं थे, घर के अंदर बैठे थे, आज उन्हें भी बोलने का मौका मिलता। हमें समझना पड़ेगा, हमें देखिए मंत्री साहब बोल रहे, देखिए सर, हमें समझना पड़ेगा कि अभी जिस तरह की सरकार हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं, ये वही बीजेपी है। जब इन्हें कुछ बोलना होता है, दिखाना होता है, तो इनके डंडे, झंडे, पुतला बाहर निकल आता है। ये वो पार्टी है जो अच्छा सुनना चाहती है, लेकिन सच सुनने से इन्हें परहेज है। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना। चलिए आ जाते हैं, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको दिक्कत हो रही है मैम, आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जब आप ही के जब हमारे तीरथ सिंह रावत जी ने कहीं चीज की बात करी तो क्या माफी मांगी? अगर अच्छे लीडर होते तो माफी मांगते। आप मुझे बताइए, जब चैंपियन ने ये कहा था कि उत्तराखंड की टांगों में है, तब मैंने माफी मांगी। आप मुझे बताइए, जब हम पॉलिटिक्स की बात करें, सर बोलेंगे की दिक्कत हो गई है। मैं आपको ये बता सर, मैं एक बात भाषा और ऐसे आदमी के मुंह से निकली हो जिसने कभी इस तरह की भाषा को उपयोग नहीं किया था, तो क्या इसे एक राजनीतिक दृष्टि नहीं देखना चाहिए? सर देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी ने कभी स्लिप ऑफ टंग कभी नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीरथ सिंह रावत जी ने जो अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी, क्या माफी मांगना नहीं? मनीष खंडूरी ने क्या किया? देखिए सर, मैं थोड़ा सा मान गया, दूसरे ने क्या किया? देखिए सर, मैं इसको लेके आता हूँ। देखिए, आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी, नहीं पहले आपको लेते हैं, आप जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ही गलत बयानबाजी होने की। नहीं सर, एक बात बताइए, 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, भाई बहनों की आप लोग बात करते हैं, तब आपके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलते हैं। अंकिता भंडारी के लिए आपको देखिए, क्योंकि परिवार वाले वकील चेंज करने का आ गए, ये आप ये रख सकते हैं। पिछले 1 साल को बचाने के लिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि 2024 में हम लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट कर पाए। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, जैसे जैसे इलेक्शन पास आता रहेगा, यही मुद्दे निकल के आएंगे। तभी जब आपके महिला मोर्चा जी से पूछा गया, कि इसमें भी तुम बोल लीजिए, तीरथ सिंह रावत जी पे बोल लीजिए, तब उनके वर्ड्स नहीं थे, तब उनके वर्ड्स नहीं थे। देखिए, प्रश्न पे प्रश्न नहीं सही होता। जी सर, अगर मान लीजिए आपके करण महाराज साहब, मनीष खंडूरी साहब ने कुछ कहा है, तो आप इस तरह उस चीज को हल्का नहीं कर सकते कि इनके नेता भी ऐसा बोलते। देखिए सर, मैं आप युवा हो, आपसे बड़ी उम्मीद है।
सर देखिए, मैं आपको नॉर्मली लेके जाता हूँ 1960 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था और हमारी जो कांग्रेस थी दो पार्ट में जब वो डिवाइड हुई थी, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को डिवाइड किया गया था। देखिए सर, विचार अलग अलग हो सकते हैं, हर इंसान है, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मुद्दा होता है, लेकिन जो मुद्दा नहीं मैम देखिए, आप ये देखिए प्लीज प्लीज पहले तो आप समझिए इस चीज को, पहले तो आप इस चीज को समझिए, पहले तो आप इस चीज को समझिए कि आप सरकार ने अपने किस तरीके से आप जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या आपको नहीं पिछले 6 साल में जो काम किया आपसे तो गुना गिरा नहीं पाया, आप उसे तो गिरा नहीं पाया। आपने कहा कि किस तरीके से युवा बाहर निकले, किस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आपकी बात नहीं होगी। मैं लौटता हूँ शांति भट्ट साहब, ये बताइए, जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि तीरथ सिंह ने ऐसा बोला या किसी ने बोला, तो आप ये जो कहावत कही गई कि आपकी शर्ट से साफ हमारी शर्ट है, ये क्या कही, ये सही चीजें लगती है आपको? स्पेशली देवभूमि, जहां पे आप समझ सकते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि आदमी से लड़ता भी है तब भी गाली देते समय करता है, परहेज करता है, और ऐसे में जिस भाषा का उपयोग किया गया, यह कह करके उसको हल्का किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस तरह के बोलते हैं। शांति भट्ट साहब, ये दुर्भाग्य है वास्तव। देश आजादी के बाद 75 साल इसको आजाद हुए और लोकतंत्र में इस समय पर आम जनमानस जो है अमृतकाल का दौर महसूस कर रहा है, और जिस लोकतंत्र के तहत ये अमृतकाल का दौर महसूस कर रहा है उसमें ऐसी अमर्यादित भाषा, वो भी किसी क्षेत्रीय दल का नेता के द्वारा कोई कहा जाता है तो शायद एक क्षेत्र विशेष की बात करके खत्म कर देते, मगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की जवान से होती है, दूसरे राष्ट्रीय पार्टी का नेता उसको सवाल खड़े करता है, धरना प्रदर्शन शुरू करता है, महिलाएं सुन, फिर देखिए राष्ट्रीय पार्टी का नेता फिर मणिपुर पहुंचा, फिर वो बिहार, जापान, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कांग्रेस के नेता के से गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी, खत्म कर देते, मगर जिस तरीके से भाजपा की महिलाएं सड़कों पर उतरी तो सवाल फिर खड़ा हो गया कि अंकिता के मामले में लड़कियां सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, है ना, इलाज नहीं मिल रहा है, इस विषय पर आप क्यों नहीं बोलते? आप बुनियादी चीजों पर आपकी चुप्पी बताती है कि आप राष्ट्रीय पार्टियों में केवल उन्हीं चीजों पर आप आगे बढ़ते हो जहां से आपको ऊपर से इशारा हो। अच्छा शांति भट्ट साहब, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी इतने दिन सोने के बाद फिर अंकिता विषय की जागती है, इसको कैसे देखा जाए? ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। कांग्रेस के पास है ही नहीं। अब आप बताइए, 1 साल हो चुका है लगभग, 18 सितंबर को ये घटना घटी थी, और 1 साल बाद भी कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंकिता का नाम ले रही। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वही मेरा से इतना प्यार है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वेंट क्वार्टर में अंकिता के ठीक 10 दिन बाद एक लड़की ने आत्महत्या करी, उस पर कांग्रेस के मुंह पे दही चुप गई। उत्तराखंड में अभी कल ही एक लड़के को जो है कुछ उन्मादी लोगों ने मारा, एक समुदाय विशेष के लोगों ने, पटेल नगर में। कांग्रेस कहाँ चली गई? क्यों नहीं सड़कों पे उत्तराखंड के उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए उतर रहे? कहने का मतलब है मेरे हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकनी है, मुझे उसी सुविधा के अनुसार राजनीति करनी है। तो फिर ये जनता भी देख रही है कि कांग्रेस के पास ना तो करने के लिए कुछ है, ना बताने के लिए कुछ है, और कांग्रेस केवल और केवल एक अंकिता के सहारे शायद लोकसभा जीतने की बात कर रही है। मानसिक दिवालिया उससे बड़ा जो लोकसभा में पिछले 5 सालों से गायब थे मनीष खंडूड़ी जी, वो भी उसी रास्ते चल, एक ऐसे विद्वान पिता के बेटे जो उनके नाम से चुनाव में गए, पूरी तरह हारे, दोबारा उनके 5 साल दर्शन नहीं हुए लोकसभा में, और आजकल फिर वो भी अंकिता। तो शांति भट्ट कहीं ये माना जाए, जिन लोगों ने इस राज्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, यूकेडी के लोगों ने, और यूकेडी के लोग आज शिथिल हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कहीं उसका भी कारण है कि कांग्रेस भाजपा इस प्रदेश में ये मान के चल रही कि अगर सत्ता में रहेगी तो यही दोनों लोग रहेंगे, इसीलिए इस तरह की चीजें आ रही सामने। मैं कुछ हद तक आपसे इस बात पे सहमत हूँ कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मान चुकी है कि पूंजीपतियों के पैसों के दम पर हम सत्ता लूटेंगे, और वो भी बारी-बारी से। जनता ये भी समझ रही है कि अगर बेरोजगारों पर लाठियां लग रही है तो यूकेडी के कंधे पहले खड़े। अगर जनता ये भी देख रही है
कि अगर जून हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता तो यूपीडी वाले संघर्ष करते। जनता ये भी देख रही है कि अंकिता के साथ अन्याय हुआ तो पूरा यमकेश्वर के विधानसभा के लोग सड़कों पर उतर आए बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। घबराहट में रात के अंधेरे में विधायक को बुलडोजर चलवाना पड़ा। जनता सब देख रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से क्षेत्रीय दल संघर्ष करता है। अब आपने एक सवाल खड़ा किया, इतना करने के बाद पीछे क्यों? तो मैं बता दूं, ये दौरे लोकतंत्र जो है पूंजीपति, यहाँ पैसा पूंजीपति लगा रहे हैं, 10-10 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं। जो आपके यहाँ आपसी लड़ाई है वो पूंजीपति थोड़ी करा रहे हैं। आपने जो बात कही यही लोकतंत्र की सुंदरता भी है कि जो कदम आगे बढ़ाए उसके साथ में अगर मर्यादा से बाहर जाए तो ये पार्टी यूकेडी है। हमने अपने कैबिनेट मंत्री को भी बाहर करके ये एहसास कराया कि हम उत्तराखंड के किसी भी बिंदु पे समझौता नहीं करेंगे। जो रही झगड़े की बात आप कर रहे हो, ये घर के अंदर कहाँ बर्तन नहीं बजते? क्या भाजपा में नहीं बजे, कांग्रेस में नहीं बजे? तो हाँ, इतना जरूर है श्रीवास्तव जी कि अगर हम मूल निवास की मांग करते हैं, सड़क पे संघर्ष करते हैं, अखबार हमारे को नहीं दिखाता। अगर हमारे घर में जरा सा झगड़ा क्या हुआ, अखबार के फ्रंट पेज में आपको जगह मिल गई। कहने का मतलब कौन वो लोग हैं ये भी जनता देख रही है कि पहाड़ के मुद्दों को गायब करना और उत्तराखंड के आंदोलन को कमजोर करने के लिए अखबारों के फ्रंट पेज में दिखाना खबर ये बताता है कि जितना यूकेडी को हम कमजोर करेंगे उतना राष्ट्रीय पार्टियों के लोग यहाँ सत्ता में काबिज होंगे और उसमें उत्तराखंड को लूटेंगे। परिणाम आपके सामने है। इन 23 वर्षों में मैं श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपका सर्वे बता दीजिए, राज्य आंदोलनों के लिए शहादत देने वाली कौम के लोगों के अनुरूप ये राज्य काम कर रहा है? अगर पलायन रुका है तो हम अपराधी मानेंगे, अगर उत्तराखंड की राजधानी तय हुई है तो हम मानेंगे कि हमारा संघर्ष बेकार है, अगर उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो हम मानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां सही है। अरे भाई, राज्य लुट गया, संसाधन लुट गए, इस पर कोई अखबार दिखाता नहीं है। हाँ, खुशी की बात यह है कि इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये पोर्टल के चैनल और कुछ जो राज्य प्रेमी चैनल है वो हमको स्थान दे रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है कि यूकेडी को जानबूझकर छद्म तरीके से बदनाम किया जा रहा है। अरे भाजपा कांग्रेस के कार्यालय में आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं, अखबार का आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बेटियों की टांगे देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, के पास कुछ नहीं। और यूकेडी के जिस तरीके से लोग दिखा रहे हैं, ईश्वर एक दिन इसको भी ठीक करे। चलिए मधु जी के पास में चलता हूँ। मधु जी, ये बात तो सही है, इस बात को आप भी हमारी समझ से डिनाई नहीं करोगे। 2023 हो गया, 2000 में राज्य बचा, 23 वर्ष हम खींच के लेके गए। जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई हुई, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो चीजें थी वह आज घटने की जगह बढ़ी है। तो हम क्या माने कि राज्य का निर्माण केवल उन कुछ लोगों के लिए हुआ था जो पलायन नहीं रोकने देना चाहते, बेरोजगारी नहीं खत्म करने देना चाहते, भ्रष्टाचार को नहीं रोकना चाहते। देखिए संजय जी, आपको बताना चाहती हूँ, मेरे के प्रवक्ता भाई बहुत बातें कह रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ, जब राज्य आंदोलन किया था तो उसके बाद अगर राज्य दिया है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 26 दलों के साथ मिलकर इस राज्य की जो मूल अवधारणा भावना का सम्मान मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, ये भाजपा का झूठ है। लाल किले से ये तो झूठे पर ये झूठ के नाम पे बोलते हैं। अच्छा, ये बताते हैं निश्चित रूप से विकास की एक लहर जुमलेबाजियों की योजना, झूठ बोलने की योजना, राजू लड़कों पे लाठीचार्ज की योजना, हाथों को पैदा करने की योजना, विधानसभा को रोकने की योजना, प्रेमचंद अग्रवाल के नेता को जिंदा करने की योजना, कौन सी योजना बताओ? दरअसल क्या है, कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छा होता भाजपा को कोई मतलब नहीं विकास, ये आपने सही कहा।
कहते हैं हाँ विकास के साथ है, इस योजना को लागू कीजिए, फिर तो हम कहते हैं आप, लेकिन नहीं, केवल अब चोर बजाई की योजना हम कह नहीं सकते कि हम बिना पर चर्चा में मनोज को भी शामिल करते हैं। महिलाओं के लिए हम क्षतिपूर्ति लेकर आए हैं, हमने पूरा यूसीसी को लेकर आए हैं, हर मुद्दे को विरोध करना है, तो ये सब जनता सब समझती है, उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है, इसीलिए जनता ने हमें बेचारी जनता को पिछले आपने जो अच्छा लौटते जरा मनोज जी पर चर्चा। मनोज जी, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वरोजगार, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस छोटे से प्रदेश को बहुत आगे ले जा सकती। कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस पार्टी अंकिता के मामले पे तब आ रही है जब देख रही है 24 का चुनाव था, 1 वर्ष होने जा रहे हैं, अगले महीने में 1 वर्ष हो जाएगा, और पिछले 6 महीने तक मुंह से अंकिता का नाम नहीं, और मान लीजिए आज निकला भी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पे भी तो आना चाहिए था सड़कों पे आपको। सर पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम रास्ते में नहीं उतरे। देखिए सच्चा है, अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे केदार भंडारी का केस हो, चाहे किरण नेगी का केस हो, चाहे जिस तरीके से हमारे पेपर लीक हो रहे थे, रास्ते में जिस तरीके से युवाओं निकले थे, तब हम उनके साथ खड़े थे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे कांग्रेस खड़ी नहीं? चाहे आप अंसल वैली का केस देख लीजिए, आज भी वो किस तरीके से भटकते हैं, वहां पे भी कांग्रेस खड़ी थी। देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के जो मेन मुद्दे हैं उन पे तो कभी बात की नहीं जाती है। चाहे अभी जो प्रेजेंट सरकार है, आप मुझे बताइए कि मुद्दे को तूल देना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर विकास के नाम पे, चाहे नौकरी के नाम पे जिस तरीके से आपने नकल कानून तो लिया है, लेकिन क्या किस तरीके से आप रोक पाए? आपको समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड, देखिए सर, उत्तराखंड के लोगों की ज्यादा डिमांड नहीं है। उत्तराखंड के लोग यही चाहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी सी अच्छी हो जाए, एजुकेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाए, थोड़ा सा भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये सरकार। आज आप खुद देख लीजिए, इनके मंत्री, आप नॉर्मली देखिए ना सर, इनके मंत्री ऋषिकेश में अपने ही लोगों को पीटते हैं, अपने ही लोगों को पीटने में आनंद लेते हैं। टाकरा बाजार में हम लोगों ने क्या देखा? टाकरा बाजार में हम लोगों ने क्या देखा? आनंद लेते हुए क्या उनको अपने लोगों पे हाथ उठा के उसके बाद इल्जाम भी लगाना, माफी नहीं मांगना? क्या इस तरह की सरकार, इस तरह के लोग, जो लोगों ने इन मंत्रियों को चुना था, इस तरीके से चुना था कि लोगों को पिटते हुए सिर्फ आनंद देखेंगे? देखिए सर, 2024 का चुनाव पास आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। दैट्स द ओनली थिंग। हर साल आप कोई भी इलेक्शन, आप कोई भी इलेक्शन उठा के देख लीजिए, एट द एंड ये पोलराइजेशन पे आएंगे, ये कुमाऊं गढ़वाल पे आएंगे, ये राम में आएंगे। मैं 4-5 मुद्दे गिनाना चाहता हूँ। आप समझिए, राम हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, आतंकवाद हो गया, इसके अलावा मैं अगर इज्जत पूछूं, आप 5 काम बता दीजिए। सर ये बात करते हैं यूसीसी की, उत्तराखंड में जो चीजें हैं उसपे बता दीजिए ना, आपके क्या अपडेट्स हैं। आप ये बात करते हैं हम योजना लेके आए, कौशल विकास योजना की आज हालत ये है कि ये जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग ही नहीं। आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट बनाएंगे युवाओं को। एक बार बताइए सर, जिनकी जॉब छूट गई है, जो एक्सपीरियंस है, वो तब तो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं जॉब लेने के लिए। आज हालत ये है कि स्किल लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है यहाँ पे, और ये कहते हैं हम लोगों को ट्रेन मिल रहे हैं। कौन सा विरोधी कानून बनाया मैम? आप यहाँ मुझे बताइए, कौन सा ऐसा कानून है जो आपका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट अच्छे से हो पाया है? कौन सा ऐसा कानून है जिसकी आप मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं? दस्तावेज तो आपके गायब हो जा रहे हैं। ये आपकी हालत हो गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो योजना आपने लोगों को दिया है, उसपे आपका माफी नहीं मिलता। आपके मेयर 10 गुना संपत्ति के साथ आज भी सत्ता के सिंहासन पे आप भी काबिज है, तो 10 वर्षों में आपने क्या किया? कम से कम आज अगर ये चीजें सामने आ रही हैं, जैसे आपने कहा स्मार्ट सिटी, भ्रष्टाचार में कम हुआ, या पेपर लीक की बात, जो चीजें आप कर रहे हो, आप आज उठा रहे हो ना। 10 साल जब सत्ता में रहे तब आपको नहीं दिखाई दी ये सारी चीज। देखिए सर, जब हम लोग सत्ता में थे, ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार से गलती नहीं हुई, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे क्या बताइए, जब हम लोग पलायन की बात कर रहे थे, चकबंदी लाने वाले हर्ष रावत जी, आप मुझे बताइए, जब केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई थी तो उसे रीस्टैब्लिशमेंट करने वाले कौन थे? हरीश रावत जी था। आप मुझे बताइए, आज आप सेलाकुल जाइए, सिटकुल जाइए, उसे बसाने वाला कौन था? उसे बसाने वाले कौन थे? देखिए मैम, आपको ये बात करते हैं, ये बात नहीं मैम, देखिए एम्स देने वाले हम थे, आपको समझना पड़ेगा, IIT देने वाले हम थे। आप मुझे बताइए, ऐसा कोई योजना बता दीजिए
जो यहाँ के लोगों के लिए डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हुआ। आप सिर्फ ये बताइए ऐसी कौन सी योजना है जो लोगों के लिए डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हुई है? नहीं, मैं 10 गुना संपत्ति के साथ जो मेयर जी अभी घूमते हैं, अपने बयान देते हैं, अपना सुझाव देते हैं, उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते। शांति पर्ची 23 वर्ष हो गए और हम आपदा ग्रसित प्रदेश बन गए हैं, पलायन प्रदेश बन गए हैं, भ्रष्टाचारी प्रदेश बन गए हैं, बेरोजगारी प्रदेश बन गए हैं। कहा ऊर्जा प्रदेश बनना था, पर्यटन प्रदेश बनना था, तीर्थाटन प्रदेश बनना था। तो आपको क्या पीड़ा नहीं होती क्योंकि संघर्ष में आप शामिल थे, घर परिवार छोड़ के आप लोग लगे थे, तो क्या ये पीड़ा नहीं होती? इसीलिए लड़े थे आप, इसीलिए मरे थे आप, इसीलिए यहाँ की मातृ शक्तियों ने बलिदान दिया। देखिए, निश्चित रूप से मन मस्तिष्क में एक सवाल खड़ा होता है कि 42 ज्यादा शहादत देने के बाद संघर्ष के बाद हमने एक भूखंड को हम उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए राज्य नहीं मांगे। हमारा ये कहना था कि भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ विकास से आम जनमानस दूर है, उसके मौलिक अधिकार बहाल नहीं हो रहे हैं, इसलिए राज्य की लड़ाई लड़ी। राज्य बनने के बाद ये कुठारा का मौलिक अधिकार हो गया। आप बताइए, नेशनल हाईवे में चलना मुश्किल हो गया। आप गाड़ी खरीदते हो तो रोड टैक्स देते हो, आप पेट्रोल खरीदते हो तो 1 रुपए सड़क सुधारीकरण के लिए देते हो। और अब इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उस सड़क के ऊपर एक टोल प्लाजा लगा के हमारा चलना भी महंगा कर दिया। यानी कि मेरा मौलिक अधिकार छीन लिया सड़क पे चलने का। शिक्षा का यह हाल कर दिया, शिक्षा पूरे सरकारी स्कूल बंद कर दिए और बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल बन गए। अब 10-10 हजार रुपए में गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, गरीब का बच्चा बेचारा किसी लायक नहीं रहा। इन्होंने हमारा शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया। अब आप ऐसे ही रोजगार देख लीजिए, हाकम पैदा कर दिए। या इस राज्य में रोजगार विज्ञान स्वरोजगार घर वाले कर रहे, उत्तराखंड के मौलिक अधिकारों का पूरा आम जनमानस का हनन हो गया। अब ऐसे में पलायन नहीं रुक रहा है, राजधानी का मसला तय नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, संपत्ति नहीं बच रही है। तो अब हमको लगता है कई बार कि इन 23 वर्षों में राष्ट्र के लुटेरे राष्ट्र के नाम पर न सिर्फ उत्तराखंड को कलंकित कर रहे हैं, ये केवल अपना घर बढ़ रहे हैं। अब हालात इतने बुरे हो गए हैं। कल देखिए, कल की खबर आपको, मैं आश्चर्य होता है मुझे, पीडब्ल्यूडी के अंदर सारे इंजीनियर है, सब टेक्निकल है, IITian है। अब उनके ऊपर एक मुख्यमंत्री सेतु आयोग का अध्यक्ष बन गया, 4 नेता उसमें और एडजस्ट हो गए, उन पर खर्चा होगा करोड़ों का। मैं पूछना चाहता हूं, सेतु निगम बनाकर घोटाले कम हो जाएंगे, पुल भी गिरने बंद हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि भाजपा आज जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानती है। अब वो सेतु निगम कर दिया। मैं श्रीवास्तव के चैनल पर बोल रहा हूं, कुछ दिनों में आप देखेंगे मुख्यमंत्री आयोग होगा, फिर कैबिनेट मंत्री आयोग होगा, फिर चपरासी आयोग होगा, और इन आयोगों में मंत्रियों के एडजस्टमेंट होगा, वो करोड़ों में खाएंगे। और बेचारा चपरासी 500 रुपए मंत्री के पीछे काम करने वाले जो टेक्निकल आदमी है वो 5-5 हजार। ये भाजपा मॉडल है विकास का। और आप देखिए, ये देहरादून जो है स्मार्ट सिटी है, और इस स्मार्ट सिटी के अंदर राजस्थान डीएम ने माथा पकड़ लिया। जिस हम राजधानी में बैठे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री है, सचिव है, वहाँ राजस्थान अभिलेखों से कागज गायब हुए। मधु जी से जवाब नहीं देते, ये क्या जवाब देंगे? ये क्या जवाब देंगे? इनको पीछे से भेजा है केवल इस बात के लिए कि जैसे आपके बेईमानी के ऊपर सवाल किया हो, लग जाओ चिल्लाने, लगो चुप बंद। मधु जी, आप ये बताइए, रजिस्ट्रार ऑफिसर रिकॉर्ड गायब क्यों हुए? ये बताइए, आप ये बताइए, रिकॉर्ड गायब क्यों हुए? और 34 से संपत्ति कैसे बनती है? ये बात बताइए, बताइए। मेयर पे कब करोगे कार्रवाई? मेयर पे कब करोगे कार्रवाई? प्रेमचंद के कब करोगे कार्रवाई? ये गुंडे वालियों कितने सड़कों पे वाले को असल में श्रीवास्तव जी, दिक्कत ये हो गई कि भाजपा वालों के पास जवाब कुछ नहीं है, ये केवल चिल्ला सकते हैं टिकट में। मधु भट्टी, जनता को ये प्रश्न तो मधु जी, ये पहाड़ जैसे प्रदेश में पहाड़ जैसा प्रश्न है कि अगर कांग्रेस का एक नेता कोई बोल उसके मुंह से निकल गया, जबकि सॉरी भी बोल दिया, आप सड़कों पर उतर आते हैं। दूसरी तरफ आपका नेता सड़कों पे लड़ाई कर रहा है, आपका जिम्मेदार आदमी सड़कों पे मारपीट कर रहा है, उसमें क्यों सड़कों पे आप लोग नहीं उतरे? देखिए, बिल्कुल निश्चित संजय जी,
हमने ये कहा है कि उत्तराखंड की देवभूमि की जो संस्कृति है उसका सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए, वो सम्मान कर रहे हैं, निश्चित रूप से मर्यादा में हो। देखिए मर्यादा में मर्यादा कौन कर रहा है? मर्यादा तो यूपी एक तो है भाजपा वालों के बोलना तो ज्यादा नहीं, जो संगठन की मर्यादाएं आप ये बताइए प्रेमचंद के बाद लड़के के साथ प्यार करने के क्या समझती है और जनता नहीं समझती लोग है। कहते हैं जो घोटाला कर जाए निश्चित रूप से जनता उस बेईमानी की आप गिरफ्तारी करो। हमारे साथ है। अगर कहीं भी कोई किसी को प्रकार की अमर्यादा मतलब अगर जनता आपके साथ है तो आप जनता को गलत बोलो, कार्रवाई की जाती है। आपके साथ जनता है तो उनका बचाव करने नहीं आते। अगर जनता आपके साथ है तो उत्तराखंड में जमीनें खराब करो, जमीनों के लिए बोलो, जनता आपके साथ है तो 40% स्मार्ट सिटी में डालो। ये है आपका स्मार्ट। उनसे पता चलता है कि जनता के प्रति वो कितने सजग हैं और जनता भी उनको अच्छी तरह समझती है, इसलिए जनता हमारे पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। बस इतना पुनः 2 बार हमको जीत कर यहाँ पर किया और मतलब आपने घोटाले के जनता अच्छा मानती है। इतना बड़ा आपने आंदोलन आप घोटाला की जनता मतलब है। उसका बोला भी भाजपा के अरे 360 तक बेरोजगार कुछ तो थोड़ा सोचिए। मनोज कांग्रेस की स्थिति भी नहीं है। जवाब दे लेते थोड़ा सा मनोज से भी। मनोज क्या मुद्दे कम हो गए हैं इसलिए बोल बिगड़ रहे हैं? देखिए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड के मुद्दे इतने ज्यादा भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको देखिए ना सर, मुद्दे नहीं है मुद्दे मैं जो आप समझिए मुद्दे इतने ज्यादा नहीं है। मुद्दे ज्यादा नहीं है तो मतलब लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है। यहाँ पे अगर मैं देखिए सर, यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए। मैंने बोला ना, वो चाहता है कि हमारे बच्चों की सरकारी नौकरी लगे, ठीक है, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वो चाहते हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिले। आप दूर अस्पताल में जाइए, आप कोऑर्डिनेशन में जाइए, किस तरह की फैसिलिटीज वहां दी जा रही है। लोग इतने परेशान है, हम सबके सामने है। आज आप ये देखिए कि फ्रंट लाइन वॉरियर जो कोरोना के टाइम पे था उन तक को निकाल दिया गया है और जिस तरीके से भर्ती चल रही है। उसके पहले मधु जी से करूं। मधु जी, जैसा ही मनोज जी ने कहा मुद्दे कम है, तो क्या सही में मुद्दे कम है? इसलिए कांग्रेस के मुद्दे को आप, कांग्रेस के बिगड़े बोल को आपने मुद्दा बना दिया। मधुकर जी, कांग्रेस के पास कांग्रेस को मुद्दा भी ही है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, एक बात बताइए ना, इससे ये बिल्कुल सही बोला था आपने कि लोगों ने आपको बहुत अच्छा मेंटेन किया, लेकिन आपको के लोगों के लिए आपने क्या किया, आपको उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह के मुद्दे आपको कभी उठाने में लगे, आप अपने बारे आपने जो काम किया वो काम लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। आपने तो उनके सामने तो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सही बात है कि मुद्दे होने के बाद भी दोनों पार्टियां मुद्दे नहीं तलाश पा रही? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, निश्चित रूप से महसूस तो ऐसा ही हो रहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मुद्दे विहीन है और इस पर मुहर भी लग रही है। यहाँ मैंने कहा कि बेरोजगारी, जमीनें उत्तराखंड की बिक गई है, उत्तराखंड का पलायन नहीं रुका है। भाजपा के प्रवक्ता का यह कहना कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जनता हमारे साथ है, हम सत्ता में है, ये बताता है कि ये मान रहे हैं कि हम पूरा राज्य लूटेंगे, फिर भी जनता इनको वोट देंगे। आने वाले समय में जनता इनको धन्यवाद साथी भट्ट जी, धन्यवाद मधु भट्ट जी, धन्यवाद मनोज खुराना जी। उत्तराखंड 2000 में जब यह राज्य का निर्माण हुआ तो बड़ी उम्मीदें, पलायन दूर होगा, रिवर्स पलायन होगा, बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार के नए संसाधन जुटाए जाएंगे। लेकिन आज भी जिस दंश से, जिस समस्याओं से यह राज्य बनने के पहले जूझ रहा था, आज भी वही स्थिति। और तो ये ऐसे कैसे हम मान सकते हैं कि 23 वर्षों में कितने कदम चले, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। भाजपा के हाथ में सत्ता आई, सत्ता संभाल नहीं पाए, कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस 5 साल राज की, उसके बाद कांग्रेस को लोगों ने हटा दिया, भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, उसके बाद भाजपा सत्ता में आती है और दोबारा लगातार 5 साल सत्ता में शासन करने के बाद दोबारा फिर से। अगर इन सब के बाद कांग्रेस भाजपा ये मान के चलते हैं कि सत्ता उन्हीं की है, उन्हीं के इर्द गिर्द रहेगी, तो हमारी समझ से उनको चेत जाना चाहिए कि ये छोटा राज्य, हर आदमी यहाँ बहुत सेंसिटिव है और बड़ी नजदीक से राजनीति जानता है, समझता है, परखता है। तो अगर इस राज्य के मूल भावनाओं को लेकर के उन्होंने इस राज्य के लिए काम नहीं किया तो यहाँ पे परिवर्तन
संभव नहीं, हमेशा होता रहेगा और उसका जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए BFP न्यूज़।